हेलो स्टूडेंट, टीबीएमएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में यूनिट फर्स्ट के लगभग सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिसमें 3 टियर आर्किटेक्चर और 2 टियर आर्किटेक्चर दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 टियर आर्किटेक्चर में डीबीएमएस को एक त्रिस्तरीय संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक्सटर्नल व्यू, लॉजिकल व्यू, इसे कॉन्सेप्चुअल व्यू भी कहते हैं, और फिजिकल व्यू, ये 3 लेवल पे बटा होता है। 2 टियर आर्किटेक्चर में आपका पूरा डेटाबेस जो होता है वो नॉर्मल जनरल जो हम सामान्यतः यूज़ करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डिवाइडेड होता है, या पूरी संरचना उसकी बनी होती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर 2 टियर डेटाबेस के आर्किटेक्चर में कैसे क्लाइंट सर्वर काम करता है। जैसे किसी भी यूज़र को यदि कोई डेटा चाहिए होता है तो वो डायरेक्टली क्या करता है, सीधे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब पूछता है डेटा के लिए। सर्वर क्या कहता है, क्लाइंट द्वारा भेजे गए क्वेरी यानी उसके प्रश्नों के आधार पर उत्तर वापस से क्लाइंट को भेजता है। इनके बीच में कोई तीसरा लेवल नहीं होता। ठीक है, अब तक तो हम लोगों ने डेटाबेस पढ़ लिया, सबने जान लिया कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक अलमीरा होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टोर करते थे अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने हर। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वो जो अलमीरा है जहाँ पे हमें डेटा स्टोर करनी है वो फिज़िकली अब उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप उसे छू कर उस अलमीरा को नहीं देख सकते, अपने हाथ से फाइल उठा के उस अलमीरा में नहीं रख सकते। वो जो अलमीरा है वो किसी रूम रिमोट सर्वर पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज की जा रही है। तो आपका डेटाबेस कहाँ पर है, किसी रिमोट लोकेशन पर। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है और सेंट्रलाइज भी। इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा डेटाबेस हो सकता है कि एक ही जगहों पर हो, यह भी हो सकता है कि उसके कई सारे सेंटर हों, डेटा सेंटर हों, वहाँ पर आपका डेटाबेस स्टोर किया गया हो। तो हमने जान लिया था कि डेटा क्या होता है। कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर को हम डेटा कहते हैं। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को हम डेटाबेस कहते हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और पहले से मौजूद वैल्यू में बदलाव करते हैं। हम बात करते हैं फिर, अच्छा एक चीज़ और, तो ये जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है किसके द्वारा, डीबीएमएस के द्वारा। कैसे स्टोर हो रही है ये डेटा, डेटाबेस जैसे आपने कोई बात कही, मैंने आपको अपना नोट्स भेजा था पीडीएफ इसका यूनिट फर्स्ट का, तो उसमें मैंने क्या किया था, जो बातें कहीं उसको लिखने के लिए मैंने एक भाषा का यूज़ किया किया था ना। कोई लैंग्वेज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला, संस्कृत, जो भी हो, एक भाषा का यूज़ करते हैं हम लोग अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए विभिन्न डेटाबेस लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं। इसमें माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, कई सारे। तो हम बात कर रहे थे डेटाबेस लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में डेटाबेस को क्रिएट करने और मेंटेन करना मतलब उसमें जो पहले से मौजूद वैल्यू है उसको डिलीट करना, हटाना, या फिर नई वैल्यू को ऐड करना। इसके साथ साथ अगर आपके पूरे टेबल की संरचना, आपने कोई टेबल बनाया है, उसकी संरचना में बदलाव करना। देखिए, आप लोग सभी लोग एचटीएमएल पढ़े होंगे और उसमें मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया होगा, टेबल किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर आप जो जो फील्ड बना रहे थे टेबल के अंदर, उसी के हिसाब से आपको डेटाबेस के अंदर टेबल स्टोर करना में डेटा स्टोर करनी। क्यों, अच्छा जो आप एचटीएमएल फॉर्म बना रहे थे उसमें अगर आप टेबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या होगा। फॉर्म में तो आप वैल्यू ले रहे हो, वैल्यू लेके कहाँ रखेंगे, अपने कंप्यूटर पर नहीं, हम उसे किसी डेटाबेस पर स्टोर करेंगे। तो कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए क्वेरी लिखी जाती है। क्वेरी किस भाषा में लिखी जाती है, एसक्यूएल के रूप में लिखी जाती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो किसी सिस्टम में डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए
मेंटेन करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ डेटाबेस में डेटा को पढ़ने यानी रीड करने के लिए, स्टोर कोई नया डेटा आप उसमें रखना चाहते हैं, और अपडेट करने के लिए यानी कि जो पहले से मौजूद डेटा है उसमें कोई बदलाव करना है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मोबाइल नंबर या स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर होता है, किसी कारण से बच्चे का मोबाइल खो गया या फिर जो भी अन्य कारणों से भी उसके पास कोई दूसरा नंबर आता है तो वो कॉलेज को सूचित करें, जिससे कि कॉलेज के पास उसका अपडेटेड डेटा उपलब्ध हो। यानी मान लीजिए बच्चे ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, उसने घर इधर से उधर शिफ्ट कर लिया, तो कॉलेज के पास तो पुराना डेटा है। अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा तो वो सब उसी पते पे जाएगा। तो बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि उसने को अपने उसके जो भी इसेंशियल्स इंफॉर्मेशन है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिता के नाम, उनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति, इन सब के विषयों में कॉलेज को सूचित करे, जिससे कि कॉलेज के पास भी अपडेटेड डेटा हो। और कॉलेज डेटा लेके करेगा क्या, अपने पास जो डेटा उसका स्टोर करने का तरीका होगा या तो ट्रेडिशनल होगा या तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस, दोनों में अपना उसी के हिसाब से ज़रूरी बदलाव करेगा। तो डेटाबेस में निम्नलिखित लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं? DDL, इसका पूरा नाम होता है डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज। इसी की सहायता से जो हमारा डेटाबेस है, अच्छा डेटाबेस के अंदर क्या होता है? डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स में फील्ड्स होते हैं। तो जो टेबल्स बनते हैं और ये डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं, ये जो उनकी संरचना होती है कि कौन कितने फील्ड होंगे, उसका टाइप क्या होगा, कौन सी वैल्यू स्टोर की जाएगी, कितने कॉलम होंगे, कितने रो होंगे, ये सभी चीज़ों के लिए DDL का यूज़ किया जाता है, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML दूसरा है DML अर्थात डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? देखिए नाम से ही आपको क्लियर होता जाएगा। पहला क्या था? डेटा डेफिनेशन यानी उसकी संरचना को बताना। दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन यानी पहले से मौजूद डेटा में बदलाव करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला लैंग्वेज। तीसरा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। अच्छा DML के अंदर कहीं कहीं DQL भी आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो DCL में क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी आपका टेबल है, आपका डेटाबेस, तो क्या आपके टेबल या डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर ले ऐसे ही, क्योंकि उसमें कई सारी गोपनीय जानकारी भी होती है। किसी का मोबाइल नंबर है, किसी का नाम, पता, एड्रेस है, किसी का अकाउंट डिटेल है, तो नहीं। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर दो कमांड्स यूज़ किए जाते हैं, ग्रांट एंड रिवोक, यानी किसको कौन सी परमिशन दी जाएगी, किस प्रकार का यूज़र है। अब मान लो कि टीचर है, तो टीचर के पास कौन सा परमिशन होगा कि जो मार्क्स वाला फील्ड है उसमें डेटा को फिल कर सके, भर सके। क्या बच्चों को भी ऐसा परमिशन मिलना चाहिए कि बच्चे भी उसमें मार्क्स वाले फील्ड में अपना डेटा भर सके? नहीं, उन्हें केवल परमिशन मिलनी चाहिए कि वो अपने मार्क्स को, अपने नंबर को केवल रीड कर सके, केवल देख सके, ना कि उसमें कोई बदलाव कर सके, ठीक है, ना कि बदलाव कर सके। अगर ऐसा होगा तो बच्चे तो अपने से 100 आउट ऑफ 100 या फिर 50 में 50 मार्क्स फिल कर देंगे। बेचारा एग्जामिनर अच्छी कॉपी चेक करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों के हाथ में था एक्सेस। तो यही डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करते हैं, ये परमिशन देते हैं कि डेटा को कंट्रोल करना, यानी कौन कितना डेटा देखेगा, DBMS का कौन कौन सा हिस्सा उसके पास होगा। क्या वो डेटाबेस में बदलाव भी कर सकता है या उसको डिलीट भी कर सकता है, या फिर उसमें पहले से मतलब मौजूद डेटा को परिवर्तित करना, अपडेट करना, या फिर उसके लिए हम DCL। तो आइए बात करते हैं हम DDL के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, DDL का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा स्कीमा क्या होता है? एक लाइन की बात करें तो स्कीमा ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब एक ड्राइंग होती है जिसमें ये बना होता है कि कौन कौन से टेबल होंगे, कौन कौन मतलब फील्ड, एंटिटी होगी, एंटिटी, दो एंटिटीज़ के मध्य रिलेशन। अभी आपको आगे ER मॉडल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये स्कीमा वाला कंसेप्ट क्लियर होगा किस प्रकार से ये काम करता है। एक तरह समझिए स्कीमा जो होता है वो डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है, टेबल का ब्लूप्रिंट होता है, तो किस प्रकार से टेबल को बनाना है, ठीक है।
के लिए भी यूज़ किया जाता है। यह इस बात की जानकारी भी देता है कि फिज़िकल डिवाइस में इस स्कीमा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। यानी कि आपने तो बता दिया कि हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल होना चाहिए, एंटिटी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा, जो भी उसके एसेंशियल डिटेल्स होंगे वो। एसक्यूएल में जो सबसे महत्वपूर्ण डीडीएल स्टेटमेंट है अच्छा ये सब किसके पार्ट्स हैं? डीडीएल, डीएमएल, सीएल, ये सब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के पार्ट हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? डेटाबेस में डेटा को फील्ड करने का, उसमें भरने का, उसमें परिवर्तन करने का लैंग्वेज है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण डीएल कमांड है वो कौन कौन से हैं? क्रिएट, यानी जिससे कि डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। अच्छा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, डेटाबेस खुद पहले डेटाबेस बनाएंगे, फिर हम उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। और व्यू, ये सब क्या है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है। तो इनको क्रिएट करने के लिए यानी नया बनाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? क्रिएट कमांड का। फिर क्या है? अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज़ कैसे करते हैं? डेटाबेस के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। कैसा डेटाबेस में स्ट्रक्चर में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने पहले शुरुआत में एक टेबल बनाई, ठीक है, मान ली फील्ड वाला जो भी फील्ड थी उसमें आपके कॉलम था, नाम था, एड्रेस था, मोबाइल नंबर था, सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। एक फ़ी डिटेल नाम का, मतलब फ़ीस की आपकी स्थिति क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने क्या किया, पहले शुरुआत में एक टेबल बना लिया था जिसमें जो बेसिक जानकारी थी वो भरी गई थी। बाद में हुआ कि हम एक नई फील्ड बनाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको डेटा में परिवर्तन नहीं करना है, टेबल की संरचना में परिवर्तन करना है। टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, उसके लिए नया टेबल में नए कॉलम को ऐड करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। अगला है ड्रॉप कमांड सबसे ख़तरनाक कमांड है। अगर आपने गलती से भी इस कमांड का यूज़ कर लिया, यदि आपने ड्रॉप टेबल किया तो जो भी टेबल होगा उसका पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर के साथ ख़त्म, गायब, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट मतलब परमानेंट डिलीट करने के लिए किया जाता है। देखिए आपको आगे पता चल, इसमें पढ़ेंगे आप डिलीट, ट्रंकेट, अल्टर और ड्रॉप, इन चार चीज़ों के बारे में। चारों से बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, कुछ परमानेंट और कुछ टेम्पररी, ठीक है। तो ड्रॉप से क्या होता है कि पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर सही, यदि आपने किसी टेबल को ड्रॉप किया तो उस टेबल में जितना वैल्यू होगा, डेटा होगा, वो भी गायब हो जाएगा और उसका जितना भी स्ट्रक्चर होगा, नाम, फील्ड, सब गायब। लेकिन अगर आपने डिलीट किया तो केवल डेटा डिलीट होगा, नहीं पूरी टेबल खाली हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक कमेंट कमांड होता है, जैसे डेटा डिक्शनरी में कमेंट्स को ऐड करने के लिए। रीनेम कमांड, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए, उसके नाम में बदलाव करने के लिए। मान लीजिए आपने पहले टेबल बनाया था स्टूडेंट डिटेल, बाद में हुआ कि केवल हम उसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो उसे परिवर्तित करने के लिए स्टूडेंट रीनेम कमांड का यूज़ करते हैं। अगला जो है टाइप्स एसक्यूएल का, वो हमारा डीएमएल। इसका पूरा नाम होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और वह लैंग्वेज डेटाबेस में पहले से मौजूद डेटा, यानी जो डेटा पहले से उपस्थित है उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे सिलेक्ट कमांड, कहीं कहीं पे सिलेक्ट कमांड को अलग से डीक्यूएल कमांड भी बोलते हैं, यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो हमें उस विषय में नहीं पढ़ना है, मतलब डीएमएल के अंदर ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको अपने टेबल में से या डेटाबेस से किसी वैल्यू को फेच करनी होगी, निकालना होगा, उसमें बाहर कर निकालना हो, डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो आपको इसी सिलेक्ट कमांड के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। लिखा ना, सिलेक्ट कमांड क्या करता है? डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना, यानी डेटा को निकालना, खींचना। अगला कमांड है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या करता है? टेबल में
डेटा को इंसर्ट करने का। ध्यान दीजिए, केवल डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे आप। जैसे मान लो 4 फील्ड है तो फील्ड के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल उसकी वैल्यू आप दे सकते हैं इंसर्ट कमांड का यूज़ करके। तीसरा है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या करता है? यह ऐसा डीएमएल कमांड है जो टेबल या डेटाबेस में पहले से मौजूद डेटा को अपडेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करता है? टेबल में से सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का काम करता है। डिलीट करना, देखिए मैंने बताया था ना, डिलीट और ड्रॉप में अंतर होता है। अगर आपने डिलीट कमांड का यूज़ किया तो यह केवल डेटा को डिलीट करेगा। जैसे मान लो आपने एक फॉर्म मतलब क्या डेटाबेस बनाया है, टेबल बनाया है, जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो पहले नाम लिखा होगा, फिर रोल नंबर, ये उसके बाद लोग अपना नीचे नाम लिखते हैं। तो क्या होगा कि फॉर्मेट नहीं डिलीट होता है, इसमें केवल डेटा डिलीट होती है। ठीक है। कॉल ये थोड़ा आगे का है। लॉक टेबल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, अभी मैंने आपको बताया था डेटा कॉन्करेंसी, उसमें बताया था कि लॉकिंग का यूज़ करते हैं, रीड राइट लॉक, तो वो है लॉक टेबल। ठीक है। अगला आपका है मुख्य जो है वो 3 मैं बता रहा हूँ, DDL, DML और DCL। DCL का पूरा नाम होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, डेटा पर नियंत्रण करना, यानी कि वह लैंग्वेज, वह DBMS लैंग्वेज जो डेटा पे नियंत्रण करती है। नियंत्रण करने का मतलब क्या? किस यूज़र को कितना डेटा देखना है, या फिर कौन कौन सा ऑपरेशन वो डेटाबेस पर परफॉर्म कर सकता है, इसका ध्यान कौन रखता है? DCL। तो क्या है? DCL का पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। डेटाबेस में संग्रहित यानी पहले से मौजूद डेटा के एक्सेस को, एक्सेस यानी कि कौन कौन उसे एक्सेस कर सकता है, यानी उसे डेटा को रिट्रीव कर सकता है, क्या क्या एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए DCL का यूज़ किया जाता है। उसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ग्रांट और रिवोक, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ग्रांट मतलब डेटाबेस के लिए यूज़र को प्रिविलेज प्रदान करना। प्रिविलेज मतलब उनको कुछ परमिशन देना कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। दूसरा है रिवोक। रिवोक क्या करता है? ग्रांट कमांड के द्वारा क्या होता है? ग्रांट मतलब होता है देना, तो ग्रांट कमांड के द्वारा जो भी परमिशन हम दिए रहते हैं, मान लीजिए कि कोई टीचर है जो अभी यहाँ पे पढ़ाता है, तो उसके पास क्या परमिशन होगी क्लास टीचर के पास आपके, कि वो अपने बच्चों का अटेंडेंस मेंटेन करें, उनकी मार्कशीट। किसी कारण से यदि वह टीचर अब विद्यालय में नहीं रहता है, या फिर मान लीजिए कि उसका ब्रांच चेंज हो जाता है, नए दूसरे क्लास का क्लास टीचर बनता है, तो क्या होती है, उससे वह परमिशन जो उसको प्रदान की गई थी कि किसी पर्टिकुलर क्लास के डेटा को मैनेज करने की, वो ले ली जाती है, और जो अगला टीचर होगा वो उसे दे दी जाएगी। तो उससे लेने के लिए रिवोक कमांड, और अगले टीचर को देने के लिए ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं। एक और आपने यहाँ पे देखा था, लिखा होता है VDL। इसका पूरा नाम होता है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज़ यूज़र व्यूज तथा उनकी मैपिंग को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। यह यूज़र्स के क्लासेस के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड्स के सबसेट को डिफाइन करता है। यह वर्चुअल टेबल को क्रिएट करता है और यूज़र को व्यू कॉन्सेप्चुअल लेवल की तरह दिखाई देता है। VDL यूज़र इंटरफेस को स्पेसिफाई करता है। सामान्य भाषा में बता रहा हूँ। VDL मतलब व्यू डेटा लैंग्वेज, मतलब इसका क्या, देखिए जैसे एक डेटाबेस है, मान लो आपकी बोर्ड की वेबसाइट PTUP की, उसकी वेबसाइट, उसका जो वेबसाइट में जो रिज़ल्ट का डेटाबेस होगा वो तो एक ही होगा, जहाँ सभी बच्चों का डेटा स्टोर है। लेकिन क्या एक समय में केवल एक ही बच्चा रिजल्ट देख पाता है? नहीं, एक समय में लाखों बच्चे स्टूडेंट अपना उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो होता क्या क्या एक बार में अगर होता तो एक ही डेटाबेस को एक बार में एक ही लोग एक्सेस कर पाते हैं, तो क्या होता है, DBMS कई सारे व्यूज़ क्रिएट करता है। व्यू मतलब डेटाबेस का एक होता है ना आर्टिफिशियल वर्चुअल रूप क्रिएट कर देता है, कि आपको लगता है कि आप उस पर, बट आप उस डेटाबेस की एक व्यू को देख रहे होते हैं। ठीक है। अगला है आपका SDL। इसका पूरा नाम होता है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। शुरुआत के जो 3 है DML, DDL और DCL, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाएगा। तो यह 2 स्कीमास के मध्य मैपिंग को स्पेसिफाई करता है। इसका प्रयोग इंटरनल स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है।
स्कीमा 2 प्रकार का बताया था मैंने ना, इंटरनल और फिजिकल। ठीक है, तो ये था आपका DBMS में डेटाबेस लैंग्वेज, बेस लैंग्वेजेस क्या क्या होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रयास करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। बाकी मैं इसका अभी जब आपको अगला चैप्टर SQL पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में विशेष रूप से इसके कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का सिंटेक्स क्या होता है ये आपको बता दिया जाएगा। फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाएगा, बहुत आसान है। अच्छा, ये जान लीजिए कि अगर आपने डेटाबेस को ढंग से पढ़ा, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो, मान लो आप ऐप बनाते हो, आप वेबसाइट पे काम करते हो, या फिर फ्रंट एंड बैक एंड कहीं पर भी आपको डेटाबेस से इंटरेक्शन करना होगा। आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लो, उसका यूज़र इंटरफेस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसमें आप डेटाबेस को मैनेज नहीं कर पाओगे। अच्छा सोचो आप फेसबुक ही है, ठीक है, तो फेसबुक का भी डेटाबेस हैंडलिंग होता है। आप जो फाइल अपलोड करते हो वो कहाँ स्टोर होता है, आपके मोबाइल फ़ोन पर नहीं, वो फेसबुक ने डेटाबेस बनाए रखा है, सर्वर है, वहाँ पर आपका सारा डेटा अपलोड किया जाता है। फिर क्या होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपना फ़ोटो व्यू कर पाते हो, देख पाते हो, फिर उसमें आप बदलाव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसको वहाँ से हटा सकते हो। तो ये सभी परमिशन सब क्या है, डेटाबेस हैंडलिंग है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट लगता है, देखिए फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। यदि किसी को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में यूनिट फर्स्ट के कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में डालें। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि सभी लोग यूनिट फर्स्ट की नोट्स को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद उसका जो PDF है वो ग्रुप में सेंड करें। और अगर किसी को भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट फर्स्ट की DBMS में दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 DBMS का डिस्कस करेंगे।